गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नया फिर चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है पहले हम उसको थोड़ा ओरली समझेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या आपको बताना है और क्या पढ़ना है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, जैसे अभी तक आपने जितने भी एटम के बारे में पढ़ा था कि वो एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, यानी वो एटम जो है वो स्टेबल होते नहीं हैं, यानी एटम स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, या एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, ठीक है। या दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो ये जो एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो खुद को ऐसा थोड़ी नहीं कि इलेक्ट्रॉन देगा एंड दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा। और जब कोई एटम्स को इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी दोनों एटम के बीच में आपस में इंट्रैक्शन जरूर होगा, दो एटम के बीच में कम से कम इंट्रैक्शन होगा, या फिर शेयरिंग होगा तो भी दो एटम के बीच में इंट्रैक्शन होगा। ये जो इंट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स है, यानी दो एटम के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है, इसी इंट्रैक्शन के बीच एक बॉन्ड बन रहा होगा, दोनों के बीच में एक बंधन बन रहा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि एटम के बीच में ना, यानी केमिकल के बीच में बन रहा है, इसी कारण नाम दिया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। तो बात समझ में आया? किसी एटम के बीच के इंट्रैक्शन को हम लोग नाम क्या देंगे, केमिकल बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग हमारा जनरल वर्ड है, हम लोग बोलते भी हैं कि अरे भाई हमारा इस फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इस फ्रेंड के साथ मेरा कम बॉन्डिंग है। तो ये बॉन्डिंग वहाँ पर भी हम लोग जनरल यूज करते हैं और केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। अगर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं, वीक बॉन्डिंग है तो उसको हम लोग वीक बॉन्ड बोलते हैं। यानी मेरा इस दोस्त के साथ मेरा बहुत ही कम बनता है, दैट मीन्स वो वीक बॉन्डिंग हो गया। मेरा इस दोस्त के साथ बहुत अच्छा बन रहा है, यानी मेरा इसके साथ बातचीत बहुत अच्छा है, हम लोग हर एक दूसरी बात को शेयर करते हैं, तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिस्ट में आएगा, यानी उस दोस्त के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है। ठीक, हमारे केमिस्ट्री में भी ऐसा देखा जाता है, कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, कहीं वीक बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड तो बनते हैं, क्योंकि बॉन्ड इसलिए बनते हैं क्योंकि दो एटम्स की मजबूरी है। क्योंकि एटम की क्या मजबूरी है, बेसिक मजबूरी क्या है, एटम को क्या होना है, स्टेबल होना है। यानी एटम स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो वही चीज़ को हुआ कि दो एटम के बीच जब स्टेबिलिटी, और वो स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो काफ़ी, अगर इंट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आ गया, इंट्रैक्शन लूज हो गया तो वो वीक बॉन्डिंग में आ गया। बॉन्डिंग मेरे ख्याल से समझ आ गया। बॉन्डिंग किसके बीच बनेगा, बॉन्डिंग किसके बीच बनने वाला है, दो एटम के बीच बनने वाला है। एक एटम ये और दूसरा एटम ये, और दो एटम मिलके क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल। यानी इस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी क्या बन चुका है, यानी यहाँ तक नो बॉन्ड, इस एटम में क्या है, नो बॉन्ड, यानी बॉन्ड नहीं बना है। यहाँ भी क्या है, नो बॉन्ड, लेकिन यहाँ बॉन्ड बन चुका है। आया बात समझ में? एटम में क्या है, बॉन्ड नहीं है। कोई एटम में बॉन्ड नहीं होता है, किसी भी एटम में बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है। देखिए सर, मान लो ये एटम H है और ये एटम भी H है। इस H के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन सिखाया हुआ है आप लोगों को, क्या होगा, 1s1। इस एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1 होगा। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए क्या है जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड, 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड। इसको भी स्टेबिलिटी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड। क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि छोटे एटम का जो होता है वो स्टेबल कितने इलेक्ट्रॉन में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर किसकी तरह हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर किसकी तरह हो जाता है, हीलियम की तरह। इसको क्या बोला जाता है, ड्यूप्लेट। इसको क्या बोला जाता है, ड्यूप्लेट। ठीक है। और यहाँ पे हमारा बताइए तो ये दो एटम आपस में मिलेगा, H और H, H और H आपस में मिलेगा, माने H का इलेक्ट्रॉन इस H का इलेक्ट्रॉन, आपस में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इस H के बीच में किससे बॉन्ड बन रहा है, इस H और H के बीच में
ठीक है, देख लीजिए, पहले एच क्या थे, एच के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, यानी इसके पास कोई बॉन्ड पहले से बना नहीं था। इस एच के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन थे, पहले से कोई बॉन्ड बना नहीं था, लेकिन इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाएगा, हीलियम की तरह हो जाएगा। और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा कहलाता है, ड्यूप्लेट कहलाता है। यानी ड्यूप्लेट हो गया तो वो छोटा एलिमेंट अगर ड्यूप्लेट है तो स्टेबल है, बड़ा एलिमेंट ऑक्टेट है तो अस्टेबल है। आ रहा बात समझ में? चलिए इधर आइए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक और एक, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, उस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग होता है तो दोनों के पास बराबर बराबर इक्वल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस हाइड्रोजन के पास भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है जितना इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास था, एक के साथ वो शेयरिंग किया तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, यानी इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन। इसी कारण एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हुआ। आया बात समझ में? यानी कहने का मतलब है कि आफ्टर शेयरिंग दो एटम के बीच में इंट्रैक्शन हुआ। इंट्रैक्शन का तरीका क्या बताया, चाहे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, चाहे तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, चाहे तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। इसके दौरान क्या होगा, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी। बॉन्डिंग बनेगी तो वो एटम क्या होंगे, स्टेबल होंगे। यानी आखिर एटम आपस में अंडर को केमिकल कम्बिनेशन, यानी जो एटम आपस में मिलते क्यों हैं, तो एटम आपस में केमिकली इसलिए कंबाइन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई एटम्स अंडरगो केमिकली कम्बिनेशन, यानी एटम का आपस में क्यों केमिकल कंबाइन करते हैं, तो एटम आपस में इसलिए केमिकल कंबाइन करते हैं कि एटम क्या होना चाहते हैं, अस्टेबल होना चाहते हैं। ये क्या हो चुका है, ये आपका अस्टेबल हो गया, ये आपका क्या है, अस्टेबल हो चुका है। ये क्या है, बिल्कुल अस्टेबल हो चुका है। तो ये एटम क्या है, बिल्कुल ये मॉलिक्यूल क्या है, अस्टेबल है, जबकि ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है। ये क्या है, आपके अनस्टेबल हैं। ये क्यों अनस्टेबल है आपको पता चला, क्योंकि इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितनी कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? क्योंकि इसका कंपेरिजन, एटम का कंपेरिजन इसलिए कमी है क्योंकि एटम का कंपेरिजन किया जाता है कि उसके बगल में नोबल गैस जैसा इसके पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर किसी एटम के पास उसके नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम क्या समझेंगे, क्योंकि एटम क्या है, स्टेबल है। तो इसी नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए एटम क्या करता है, दूसरे एटम के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। और जब एटम दूसरे साथ जुड़ने की कोशिश करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? दो एटम का आपस में किसी भी मॉलिक्यूल में दो परमाणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, किसी भी मॉलिक्यूल में दो परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। द अट्रैक्टिव फोर्स which binds two atoms in a molecule is known as chemical bonding. That means chemical bonding कैसा फोर्स है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। केमिकल बॉन्डिंग कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि कहाँ लगता है, बिटवीन टू एटम्स लगता है। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ तक? ये केमिकल बॉन्डिंग क्या हुआ, केमिकल बॉन्डिंग है क्या, समझ में आया? केमिकल बॉन्डिंग से हमको मिलेगा क्या, देखिए सर जी, तो केमिकल बॉन्डिंग से क्या होता है, मुझे क्या मिलता है, मॉलिक्यूल को क्या मिला या एटम को क्या मिला, स्टेबिलिटी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, स्टेबिलिटी प्राप्त। किसको प्राप्त हुआ, एटम को। कब स्टेबिलिटी मिला, स्टेबिलिटी कब प्राप्त हुआ, जब एटम मेक बॉन्ड। ये बॉन्ड बनाने के बाद ही इसको क्या मिला, स्टेबिलिटी मिला। यानी बॉन्ड कब बना, जब दो एटम आपस में मिला। आया बस में? अब बॉन्डिंग का प्रोसेस कैसे, यानी आप कैसे बॉन्ड बनाएंगे, यानी वे ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। बॉन्डिंग समझ में आया? बॉन्डिंग से क्या मिलता है, बॉन्डिंग से क्या मिलता है, बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलता है। बॉन्डिंग से क्या मिलता है, मुझे स्टेबिलिटी मिलता है। किसको स्टेबिलिटी मिलता है, एटम को स्टेबिलिटी मिलता है। कब एटम को स्टेबिलिटी मिलेगा, जब वो एटम आपस में बॉन्ड बनाएगा, यानी बॉन्ड बनाएगा तभी उसको स्टेबिलिटी मिलेगा। एनी प्रॉब्लम? अब कैसे बॉन्ड, यानी कैसे एटम आपस में बॉन्ड बनाएगा, आपको उसको कैसे स्टेबिलिटी मिलेगा, उसका कॉम्बिनेशन करने का तरीका क्या होगा, उसको हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट
वे ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, वे ऑफ कॉम्बिनेशन। वे ऑफ कॉम्बिनेशन, वे ऑफ कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे पहला प्रोसेस है बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोसेस है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझेंगे कि करके। बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है उसको समझते हैं हम लोग। बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो यहां पे हमको क्या होना चाहिए, एक इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, बाई ट्रांसफर ऑफ एटम होने के लिए एक एटम जो होना चाहिए, एक एटम क्या होना चाहिए, लॉस करने वाला हो। कैसा होना चाहिए, लॉस करने वाला हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला होना चाहिए। जबकि दूसरा एटम जो होना चाहिए, दूसरा एटम क्या होना चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला होना चाहिए। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, एक लॉस कर रहा है, मान लो हमने ये किसी को मार कर दिया तो दूसरे ने मार कर कैच कर लिया, तो ये वो डैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस हुआ। यानी एक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए फैक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कौन एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, मेटल। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जबकि नॉन मेटल क्या करेगा, पहला काम क्या करता है नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करेगा, नॉन मेटल, जबकि इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, मेटल। आया बात समझ में, यानी मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करेगा। और इस दौरान कौन सा प्रोसेस होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब आते हैं नीचे, देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। किसको देखेंगे हम लोग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, दोनों एटम क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों एटम क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। अधातु यानी नॉन मेटल, नॉन मेटल। शॉर्ट पे उसको NM लिखे हैं। जहाँ पे NM लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, वो नॉन मेटल हो गया। जहाँ M लिखा हुआ है इसको क्या समझेंगे, मेटल। जहाँ पे M लिखा हुआ है इसको क्या समझेंगे, मेटल। मेटल का हिंदी धातु होता है। मेटल का हिंदी क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एटम क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। दोनों एटम क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए।
और क्या होता है यानी नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल वही करेगा, शेयरिंग वही करेगा, यानी वो क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। और जबकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या जरूरी है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। इस तरह से यहाँ से दो तरह के बॉन्ड बनने जा रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड। क्लियर है? तो आप हम लोग हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जहां पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो हमसे आप लोग कमेंट वगैरह करके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए मेटल क्यों रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि मेटल के पास हमने आप लोग पीछे कल क्लास में बताया था कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 होते हैं। इसी कारण मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है, जबकि नॉन मेटल के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 5 6 7 8 वाले तो नहीं करेंगे, लॉस करेंगे ना ही गेन करेंगे, तो गेन करेंगे नहीं, स्टेबल है वो। लेकिन 4 5 6 7 जिसके पास है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेंगे, वो अस्टेबल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। ठीक है, जहां शेयरिंग की बात आ जाएगी तो मेटल तो छट गया, तो क्या बचे अब आपके पास, सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल बचे। तो मैंने आपको पहले ही लिखा है, दोनों एटम क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए, जबकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक एटम क्या होना चाहिए, धातु, दूसरा एटम क्या होना चाहिए, अधातु। आगे बढ़ते हैं, यहां के बाद हम लोग देंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम लोग चलेंगे, दो तरह के बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड का नाम देंगे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड किसके बीच बनेगा, तो आयोनिक बॉन्ड उसी के बीच बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। आ रहा है बात समझ में? आयोनिक बॉन्ड उसी के बीच बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बॉन्ड कैसा बनने जा रहा है, आयनिक बॉन्ड। तब आपको पता चला आयनिक बॉन्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मेटल क्या करेगा, लॉस करेगा, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, जबकि नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। नॉन मेटल के पास यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, याद होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन बताएं आप लोगों को, किसी भी सेल के 72 कक्षा में, किसी भी सेल के 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ मेटल के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 और 3, जबकि नॉन मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 6 एवं 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होगा, 4 5 6 7 रहेगा तो वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। और दोनों के बीच अगर बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड कैसा कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। हम 4 वाले को यहां पे छोड़ देते हैं, चार वाले को छोड़ दीजिए, सिर्फ हम लोग 5 6 7 को ही लेंगे। इधर का 1 2 3 लेंगे क्योंकि 4 वाले शेयर करता है, 4 वाला जिसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन जनरली शेयरिंग करता है, वो आपस में लॉस का प्रोसेस या गेन नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 जिसके पास रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जबकि 5 6 7 रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। और दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा, दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन होगा, वो इंट्रैक्शन कैसा होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा। मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, मेटल ने मान लो अगर यहां से मेटल 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, यानी इसने क्या किया, गेन किया। और उसने क्या किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू हुआ, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, यानी इसने लॉस किया और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, इस लॉस और गेन के बीच में एक बॉन्ड बना, उस बॉन्ड का नाम क्या दिया गया, आयोनिक बॉन्ड। आ रहा है बात समझ में? अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सामने वाले को 1 ही इलेक्ट्रॉन भी गेन करना है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये जहां 6 इलेक्ट्रॉन है यहां से ये क्या करेगा, 6 में 2 जोड़िएगा 8 हो जाएगा। यानी किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, छोटा एलिमेंट है तो 2, बड़े एलिमेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी तरह से वो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। एटम स्टेबल होने का 2 प्रोसेस, जस्ट अभी पहले वाले वीडियो में
जस्ट पहले बताया आप लोगों को, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम मेटल, दूसरा एटम नॉन मेटल। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों एटम क्या होना चाहिए, अधातु। इस तरह से दो टाइप ऑफ बॉन्ड बने, एक आयनिक बॉन्ड बना, दूसरा भी बताएंगे। आयनिक बॉन्ड होने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा दो एटम के बीच में, तो बॉन्ड कैसा बनेंगे, आयनिक बॉन्ड बनेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ अब आप लोग बोलेंगे NaCl क्या है, तो Na में क्या है, Na फॉर सोडियम। आप लोग को शुरू क्लास बताए थे कि जिस एलिमेंट के लास्ट में अम्ल लग जाए वो हो गया मेटल यानी धातु, और जिसमें ना लगे वो नॉन मेटल। सोडियम क्या है, मेटल, अम्ल लगा हुआ है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो मेटल और प्लस नॉन मेटल। यहाँ पे क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम मेटल है, जबकि क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। रिजल्ट क्या मिला हमको, आयनिक बॉन्ड। पता चल रहा है, मेटल प्लस नॉन मेटल, बॉन्ड कैसा, आयनिक बॉन्ड। चलिए सोडियम को देखिए, कैसे जज करेंगे सोडियम आयनिक बॉन्ड बनाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 2 8 1। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। क्या करेगा ये, 1 2 3 रहेगा, क्या करता है, लॉस करेगा। क्या करेगा ये, लॉस करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इस पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो मेटल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव आता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। चलिए क्लोरीन को देखिए भाई, ये क्लोरीन 17, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। देखिए प्रीवियस, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 5 6 और 7। 7 है यहाँ पे लिखा हुआ, यानी 7 जिसके पास रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। चलिए नेक्स्ट, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, देखिए सर जी, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ रहा है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इसे क्लोरीन क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। और जब क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो लेने पर इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ भी, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, क्योंकि यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव को ही हम लोग बोलते हैं आयन। बताया आप लोगों को, पॉजिटिव और निगेटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और जहाँ आयन दिखेगा, बॉन्ड कैसा बना, आयनिक बॉन्ड। यानी NaCl में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। मेरे ख्याल से सब बच्चे को समझ में आ गया होगा कि NaCl में आयनिक बॉन्ड कैसे बना। NaCl में आयनिक बॉन्ड कैसे बना। Na के पास क्या था, Na का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस लिखा, क्या लिखा, 2 8 1। तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और जितना इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या किया, रिसीव कर लिया। तो क्लोरीन के पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 था, और उसने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। तो यानी इस क्लोरीन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक को लिखने की कोशिश करेंगे तो देखो यहाँ 8 आया। 8 का मतलब ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब अस्टेबल, ऑक्टेट का मतलब अस्टेबल। चलो इस Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या लिखोगे, 2 8। 2 8 क्यों लिखा, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 11। 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, चला गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10। 10 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 8। यहाँ भी 8 दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ऑक्टेट है। और ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, अस्टेबल। हम लोग काम क्या कर रहे थे, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड का मतलब है अस्टेबल होना। बॉन्ड का मतलब ही है अस्टेबल होना, यानी 2 एटम जब अस्टेबल हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि उसके बीच में बॉन्ड बन गया है। और अस्टेबल का मतलब क्या हुआ, उस एटम के पास उसके वैलेंस शेल में छोटा एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन, बड़ा एलिमेंट उसके वैलेंस शेल में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। अगर वो 2 और 8 का दिख रहा समीकरण दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे, यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे वो क्या करेगा, बॉन्ड बन चुका है, यानी दोनों एटम क्या है, अस्टेबल हुआ है। तीसरा बात, अगर वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और वैलेंस शेल में अगर 5 6 7 है तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। मेटल जितना ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, नॉन मेटल उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। मेटल जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना ही मेटल पे क्या आएगा, चार्ज पॉजिटिव। और नॉन मेटल जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, माने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 निगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 निगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3 निगेटिव। मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 3 पॉजिटिव आएगा। इस तरह से अगर पॉजिटिव और निगेटिव जहां दिख जाए, रिजल्ट कैसा बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, NaCl में कैसा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड। NaCl में कैसा बॉन्ड बना,
आयोनिक बॉन्ड। आया बात समझ में? आयनिक बॉन्ड क्यों बना? इसी आयनिक बॉन्ड को एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही एक और बॉन्ड बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लिख लीजिएगा, आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज, या आयनिक बॉन्ड को ही एक और नाम बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे, जो भी आयनिक कंपाउंड दिखेगा, वो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। यानी जहां आयनिक कंपाउंड दिखेगा वो कैसे स्टेट में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। 2-3 बातें हम लोग यहां से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड किस रूप में मिलेंगे मुझे? पहला बात, कैसे स्टेट में मिलेंगे मुझे? ये सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। दूसरा बात, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? हाई होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में आयंस बने हुए हैं। जहां आयंस होते हैं वहां पे इसका बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, यानी NaCl को ब्रेक करने के लिए, उसके आयंस को सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी दैट मीन्स रिजल्ट क्या है? उसका MP और BP क्या होगा? हाई होगा। चलिए, थर्ड पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को रिमेंबर रहना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ये भी याद लगेगी। इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में रहेंगे तो वो जल्दी आयंस में क्या होंगे? सेपरेट। सॉलिड स्टेट में रहेंगे, पार्टिकल्स काफी नजदीक होगा, गुड कंडक्टर हो ही नहीं सकते, क्योंकि काफी नजदीक रहेंगे तो पार्टिकल्स नजदीक होंगे, पार्टिकल्स नजदीक होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन में रहेंगे तो पार्टिकल के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कहाँ क्लोज पैक होते हैं? सॉलिड स्टेट में। उसके कम लिक्विड में सबसे कम इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है, यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गैसेज में। इसी कारण गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड कहाँ होंगे? एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। तो आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड होता क्या है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मैंने बताया आयनिक बॉन्ड है क्या, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है क्या? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब दूसरे टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा, देखो वे ऑफ कम्बिनेशन में जाइए। वे ऑफ कम्बिनेशन, वे ऑफ कम्बिनेशन, वे ऑफ कम्बिनेशन में क्या लिखा है मैंने? पहला प्रोसेस क्या वे है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या लिखा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो उस दोनों एटम के बीच में शेयरिंग, एटम का जो इंट्रैक्शन का प्रोसेस है, इंट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। यानी दोनों एटम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस मीडियम के थ्रू? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। यानी दोनों एटम की जो बॉन्ड बना वो कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड कैसा बनने जा रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बनने जा रहा है। और दोनों एटम क्या होना चाहिए? देखो लिखा हुआ है, दोनों एटम क्या होना चाहिए? अधातु होना चाहिए। दोनों एटम क्या होना चाहिए? अधातु होना चाहिए। यानी जब अधातु होगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। चलिए, यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे बाई कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनेगा? बाई शेयरिंग। शेयरिंग मींस होता है साझा। शेयरिंग मींस क्या होता है? साझा। बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, साझा होगा, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, देखिए मैं एक बात लिख रहा हूं यहां पर,
अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या मैं लिख रहा हूँ, शेयरिंग लिख रहा हूँ, शेयरिंग प्रोसेस। शेयरिंग प्रोसेस कैसे कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? अगर शेयरिंग प्रोसेस वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो, ठीक है, यहां लिखेंगे टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो, और फिर क्या हो, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो। तो देखो, अगर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो वन मने एक, तो नाम देंगे इसको सिंगल। वन मने एक तो नाम देंगे सिंगल। भाई मैंने क्या बोला, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। जहां शेयरिंग वर्ड आएगा, याद रखना, जहां शेयरिंग वर्ड आएगा, जहां शेयरिंग वर्ड आएगा, बॉन्ड कैसा बनने जा रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो नाम क्या देंगे इसको, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए सर, टू मने डबल, तो जहां दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा बॉन्ड कैसा कहलाएगा, डबल क्या बोला मैंने, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा शेयरिंग कहलाएगा, कैसा बॉन्ड कहलाएगा, डबल कोवैलेंट। थ्री पेयर यानी ट्रिपल, थ्री माने ट्रिपल, तो नाम हो जाएगा ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ नहीं, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो नाम क्या देंगे, सिंगल कोवैलेंट। दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है, तो नाम क्या देंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। उस तीन जोड़ा दिख रहा है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कैसे इसका नोटेशन होता है, उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। वन पेयर यानी यहां पे एक लाइन दिखेगा, वन पेयर माने इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा। अब आपको तीन जगह इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा। अगर तीन को रहेंगे, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का, दो पेयर इलेक्ट्रॉन का, तीन पेयर इलेक्ट्रॉन का, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह के लाइन दिखेंगे, एक लाइन दिखा तो नाम क्या देंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दो लाइन दिखा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तीन लाइन दिखेगा, नाम क्या देंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग कैसे जज करेंगे कौन एक लाइन वाला बनाएगा, यानी कौन सिंगल कोवैलेंट बनाएगा, कौन एटम बनाएगा, कौन एटम दो लाइन बनाएगा यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड दिखाएगा, कौन एटम तीन लाइन यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड दिखाएगा, वो आपको हम अभी बता रहे हैं। देखिए, H2 Cl2, H2 और Cl2, तो H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि छोटा एलिमेंट है, स्टेबल कितने इलेक्ट्रॉन में होंगे, दो इलेक्ट्रॉन में। क्लोरीन का देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कैसे आया, याद है, 2 8 7, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है इसी को यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो देखो 2 4 6 1 7। किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए, बड़े वाले एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास, 7। ठीक है, तो इसके बीच एक बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को क्या नाम दिया गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिखा तो इसी कारण नाम क्या दिया गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से ऑक्सीजन को देखिए,
तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 2 6। देखो 6 इलेक्ट्रॉन, सेम एज इस ऑक्सीजन के पास भी 2 2 4 2 6। ये बॉन्ड बना, कैसा बॉन्ड बना, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ऑक्सीजन के पास, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक उसी तरह से एक और देख लीजिए एग्जांपल, ये हो गया, क्या बना मॉलिक्यूल, क्या बना O2, यहाँ मॉलिक्यूल क्या बना Cl2। ठीक है, चलिए N2 कैसे बनेगा, इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, सेम एज इस नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 5, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 5 1 2 और 3। देखिए किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। 5 था उसके पास, 5 था तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, 8 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, 8 हो गया। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 था, एक का साथ शेयरिंग किया, 8 हो गया। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसी कारण वो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, बॉन्ड कहलाएगा 1 पेयर, यानी एक जोड़ा हो गया। नाम क्या देंगे उसको, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्या होगा, बॉन्ड क्या देंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, नाम क्या देंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, अगर यहाँ पे हम कुछ मॉलिक्यूल दे रहे हैं, जैसे हम लिखा CH4, मैंने यहाँ लिख दिया CO2, और मैंने यहाँ लिख दिया H2O, और मैंने यहाँ लिखा NH3। ठीक है, और मैं एक और 2 मॉलिक्यूल और ले लेता हूँ। CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन नेम क्या है इसका, मीथेन। कौन है, मीथेन गैस इसको बोलते हैं, मीथेन गैस। अब आप लोग बताइएगा मुझे, कहाँ सिंगल बन रहा है, कहाँ डबल बन रहा है, कहाँ ट्रिपल बन रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको, सर ये मॉलिक्यूल में कैसे हम जज करेंगे कहाँ सिंगल बनेगा। अब तो इसका सर एक एक का हमको एटम जाना होगा, या फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चल पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिना स्ट्रक्चर बताएं आप बता सकते हैं कहाँ पे सिंगल बनेगा, कहाँ डबल बनेगा, कहाँ ट्रिपल बनेगा। अगर हम आपको कुछ बातें यहाँ बता दें तो, अगर किनारे वाला परमाणु, किनारे वाला परमाणु, किनारे वाला परमाणु यानी इंग्लिश में बोलेंगे साइड एटम, साइड एटम, साइड एटम, साइड एटम, साइड एटम क्या रहे, हाइड्रोजन रहे और क्लोरीन रहे। हाइड्रोजन और क्लोरीन रहे तो बॉन्ड कैसा बनेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर साइड एटम ऑक्सीजन हो, साइड एटम क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर साइड एटम अगर नाइट्रोजन हो तो बॉन्ड कैसा बनेगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। याद रहेगा, किनारे वाला अगर परमाणु हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो तो बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। किनारे वाला परमाणु अगर ऑक्सीजन हो तो बॉन्ड कैसा बनेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। किनारे वाला परमाणु अगर ट्रिपल नाइट्रोजन हो तो बॉन्ड कैसा बनेगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए जल्दी बताइए मुझे, आंसर अब दीजिए आप लोग। चलिए CH4 कैसा बॉन्ड, साइड में क्या है, बोले सर साइड वाला आइटम कैसे जज करेंगे, कौन साइड है कौन मुख है। तो भाई मुख उसको बोलेंगे जिसकी संख्या कम हो। किसकी संख्या कम है, कार्बन की संख्या कि हाइड्रोजन की संख्या कम है, कार्बन की संख्या कम है तो कार्बन हो गया मुख्य एटम, ठीक है, यानी केंद्रीय परमाणु। जबकि हाइड्रोजन कैसा हो गया, साइड परमाणु हो गया। तो साइड परमाणु क्या मिला मुझे, हाइड्रोजन मिला। तो सब अगर साइड परमाणु हाइड्रोजन मिल रहा है तो बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या दिक्कत है, चलो यहाँ देखो, अब आपको पता चल रहा है साइड एटम क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। बॉन्ड कैसा बनेगा, बॉन्ड कैसा बनेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और H2O में देखिए, अब बोले सर H2O में साइड एटम कौन है, तो हाइड्रोजन ना है,
क्योंकि ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो ऑक्सीजन हो गया केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम, और हाइड्रोजन क्या हो गया, साइड एटम यानी किनारे वाला परमाणु। तो हाइड्रोजन अगर साइड एटम है तो बॉन्ड कैसा बनाएगा, बॉन्ड कैसा बनाएगा, बॉन्ड कैसा बनाएगा, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहां भी साइड एटम क्या है, नाइट्रोजन, यहां भी साइड एटम क्या है, नाइट्रोजन, तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मेरे ख्याल से आप लोग जज आराम से कर सकते हैं। यहां भी साइड एटम क्या है, क्लोरीन, बॉन्ड कैसा बनाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सच बताते सर, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताएगा सर। मैं आपको कोई भी मॉलिक्यूल ले लेंगे, आप आराम से जज कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड बनने जा रहा है, बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी आपको दिखेगा कि NH3 का, जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, NH3 को क्या बोलते हैं, पहले भी मैंने बताया, इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है इसका, अमोनिया। तो कोई पूछेगा कि अमोनिया में किस प्रकार का बंधन बनता है, तो आप बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजक बंधन। डबल को हिंदी बोलते हैं द्विसहसंयोजक बंधन, जबकि ट्रिपल सहसंयोजक बंधन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं त्रिसहसंयोजक बंधन। अगर आप ऐसा बंधन आपसे पूछा जाए कि किस मॉलिक्यूल में किस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे बता सकते होंगे इस कंसेप्ट के थ्रू। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे चर्चा कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, सॉरी एक और टाइप्स हम लोग चलेंगे, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, उसका बाद इसको प्रॉपर्टीज, उसको इसको बाइंड अप कर देंगे। चलिए एक और टाइप्स हम लोग चलेंगे, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। नाम देंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम देंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, पहले इसको समझ लेंगे। पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, ये पहले बताओ। कोवैलेंट बॉन्ड होने के लिए क्या चाहिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड होने के लिए क्या चाहिए, नॉन मेटल चाहिए। बता रहा सब, देख रहा अच्छे से समझना। नॉन मेटल होने, नॉन पोलर होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम, मैंने क्या बोला, एक बार यूज किया, नॉन पोलर होने के लिए क्या मैंने जोड़ा, सेम जोड़ा। अगर नॉन पोलर चेक करना हो तो नॉन मेटल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नॉन मेटल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कोई दिमाग नहीं लगाना। नॉन मेटल अगर सेम है तो नाम क्या देंगे उसको, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड देंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए सब आपको खुद अब समझ में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अरे यार, Cl2 O2 N2 किस प्रकार के बॉन्ड बनेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों नॉन पोलर कहा, क्योंकि Cl2 में दोनों का दोनों क्लोरीन है जो कि नॉन मेटल है, और दोनों क्लोरीन क्या है, एक ही नॉन मेटल है, इसी कारण बॉन्ड कैसा बना, नॉन पोलर कोवैलेंट। O2 दोनों का दोनों नॉन मेटल, और दोनों नॉन मेटल क्या, सेम है कि डिफरेंट, सेम, कैसा हो गया, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। N2 दोनों नॉन मेटल, सेम या डिफरेंट, बिल्कुल सेम, कैसा बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आया बात समझ में। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वैसे कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे जहां पे आपको नॉन मेटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सिमिलर वे में पढ़ना है। कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको रटाया जा रहा है, बिल्कुल आपको बिल्कुल अपनी भाषा में, सरल भाषा में हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा क्या। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल, जबकि नॉन पोलर के लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, सेम। नॉन पोलर के लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, सेम। चलिए नेक्स्ट, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम देंगे नेक्स्ट दे रहे हैं हम लोग, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, फिर से वही बात, कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनेगा, बोलो, नॉन मेटल के बीच। वर्ड मैं यूज कर रहा हूं पोलर, वर्ड मैं यूज क्या कर रहा हूं, पोलर। अब पोलर के लिए एक अलग सा डिफरेंट वर्ड पेन से क्या यहां पे यूज करेंगे, डिफरेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे, डिफरेंट। अगर नॉन मेटल डिफरेंट हो, अलग अलग हो,
क्या मैंने कहा? नॉन मेटल डिफरेंट हो, अलग अलग हो, बॉन्ड कैसा बनने जा रहा है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपको हम बोले HCl कैसा बॉन्ड? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। NH3 कैसा बॉन्ड? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। HF कैसा बॉन्ड? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। H2O कैसा बॉन्ड? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सभी कैसे बॉन्ड हुए? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हुए। और जबकि जहां पे सेम नॉन मेटल होंगे तो बॉन्ड का नाम देंगे नॉन पोलर। अगर नॉन मेटल डिफरेंट हुए, अलग अलग हुए, तो हम आपको क्या नाम, उसको कंपाउंड का क्या नाम देंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। है तो सभी कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन पोलर है या नॉन पोलर है? सवाल उठता है कि आप लोग बच्चे पूछे पोलर होता क्या है। अभी जस्ट आपको बता रहे हैं, ये तो समझने का तरीका हो गया। पोलर और नॉन पोलर आप आइडेंटिफाइड कर लिए, इसको एलिमेंट को देखकर आप एलिमेंट को देखकर आइडेंटिफाइड किए कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। लेकिन आप अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हैं कि हम कैसे पोलर होता क्या है, पोल होता क्या है, तो उसको हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। एक्चुअली नॉन पोलर का मतलब और पोलर का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब होता है, पोल मैंने होता है पॉजिटिव पोल, और एक पोल होता है निगेटिव पोल। तो जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मैं अभी अगर आवर्स आने पढ़ाऊंगा, पीरियड टेबल पढ़ाऊंगा, तो मैं एक जिक्र करूंगा, वर्ड यूज करूंगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होती है, अगर आपका पॉजिटिव पोल में उसी का आएगा जिसका इलेक्ट्रोनिटी, यानी यहां पे मैं लिख रहा हूं एक अलग पेन से, जिसकी जिसकी मैं लिख रहा हूं, समझना अच्छे से, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव है ना, कम हो, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। और यहां पे क्या लिखेंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दूसरे पेन से ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो कैसा पोल? पॉजिटिव पोल। ज्यादा है तो निगेटिव पोल। भाई ज्यादा का लिस्ट देख लो, कम को छोड़ दो, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला देख लो खाली, बस ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव का लिस्ट देखो थोड़ा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, याद रखिएगा। फोन करना, याद करने का ट्रिक मैंने क्या दे रहा हूं यहां से, याद करना, याद करने का ट्रिक है फोन कल करना जोड़ने के लिए वर्ड हो गया फोन कल करना। फोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कल यानी क्लोरीन। फोन कल करना, ये फोन कल तक जो था ये इलेक्ट्रोनिटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और इस चारों में क्लोरीन की संख्या यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिटी क्या है? कम है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कहां दिखेगा? फ्लोरीन। तो जहां आपको अभी जो आप पहले देखा एग्जांपल देखा था, आप एग्जांपल क्या देखे थे? HF दिखा था, HCl दिखा, NH3 में नाइट्रोजन, ये सभी में आपको यहां क्या दिख रहा है? क्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन। क्या ये फोन कल करना का लिस्ट में दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यानी कैसे मॉलिक्यूल होंगे? ये पोलर होंगे। जब आप HF का स्ट्रक्चर बनाएंगे और H और F के बीच बॉन्ड बनेगा, जो पोलर होंगे, क्या लिखा था? अभी लाइन देखो यहां पे, नेक्स्ट क्या लिखा है? पोल यानी पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कम, मैंने क्या लिखा? जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कम,
साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। जिसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा उसका साइन निगेटिव। ज्यादा का लिस्ट मैंने लिखा दिया, कम को छोड़ दिया। चलो नेक्स्ट, हाँ HF। तो यहां पे ये क्या है? ये ज्यादा में आता है या कम में आ रहा है? ज्यादा में। और ये क्या आएगा? कम वाला में आएगा। तो जो ज्यादा है उस पर साइन कैसा होगा? निगेटिव। साइन कैसा होगा? निगेटिव। इस पे क्या होगा? पॉजिटिव। इसी पॉजिटिव और निगेटिव के आने को बोलते हैं हम लोग पोल। पॉजिटिव निगेटिव पोल बोलेंगे। और इसी पोल को बोला बॉन्ड बना पोलर कोवैलेंट। यानी पोल का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? ये पोल बन कहां रहे हैं? पॉजिटिव निगेटिव पोल कोवैलेंट बॉन्ड में बन रहा है। इसी कारण से नाम दिया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे कहां। पोल का मतलब क्या बोला? पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल किसका? जिसका इलेक्ट्रिसिटी कम। निगेटिव पोल किसका? जिसका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा। जिसका ज्यादा होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो चार्ज कैसा आएगा? निगेटिव। मेरे ख्याल से पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड सब समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट और 10 मिनट लगेगा आप लोगों का, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। एक्सेप्शन ऑफ, अगर आपको कुछ ऐसे हम आपको मॉलिक्यूल बताएं जो आपको दिखने से तो लगेंगे वो क्या है? पोलर है, लेकिन रियलिटी में वो क्या है? नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं CH4, CCl4, CO2। दिखने से तो लग रहे हैं अलग अलग एटम है। दिखने से क्या लग रहा है? अलग अलग एटम है। लेकिन ये अलग अलग एटम रहते हुए भी ये मॉलिक्यूल कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। ये नॉन पोलर हैं। देखिए आप सभी के थोड़ा स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेंगे। सभी के थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे बिना स्ट्रक्चर बनाए आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सभी के स्ट्रक्चर को बना लीजिए। CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH4 में अभी हमने बताया केंद्रीय एटम यानी केंद्रीय परमाणु कौन होगा? कार्बन होगा। जबकि साइड वाला एटम क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनेगा। चलिए इसको छोड़िए, रहने दीजिए इसको, और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। पहले एक स्ट्रक्चर को डिटेल में समझ लेते हैं कैसे बन रहा है। कार्बन, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। फिर इसके पास 1, फिर इसके पास 1, फिर यहां भी 1। ये जो एक बना, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। क्या कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं कि नहीं? पूरे हो गए। ये जो सभी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, सभी जगह बॉन्ड बन रहा है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सब का सब बॉन्ड बना ले, मैंने क्या बोला फिर से सुनना, उसका जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अगर सबका सब बॉन्ड बना ले तो कैसा कहलाएगा? वो नॉन पोलर कहलाएगा। वो कैसा कहलाएगा? नॉन पोलर कहलाएगा। नॉन पोलर आपको जनरली दिखेगा कहां? प्रोबेबिलिटी देखो, सब में कार्बन, सब में कार्बन, सब में कार्बन दिख रहा है। ये कार्बन वाले जो होंगे जब बनाएंगे तो कार्बन के पास तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो जब भी ये बॉन्ड बनाएंगे तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। क्या 4 बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? कैसा कहलाएगा? ये नॉन पोलर कहलाएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। CCl4 का स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा। CCl4 का स्ट्रक्चर, कार्बन फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ, फिर ये क्लोरीन के साथ शेयरिंग करेगा, फिर इस क्लोरीन के साथ शेयरिंग करेगा, फिर इस क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। क्या यहाँ पे कार्बन पूरा बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है? कार्बन अपना 4 का 4 इलेक्ट्रॉन का जो यूज है वो बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है, पूरा का पूरा यूज कर रहा है। कुछ बच भी रहा है कार्बन के पास? नहीं बच रहा है। तो ऐसे बॉन्ड कहलाएंगे नॉन पोलर कहलाएंगे। आया बात समझ में? चलो नेक्स्ट CO2। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, जबकि कार्बन को कितना चाहिए? 4। क्या 4? कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4। यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर जगह बॉन्ड कितने बन रहे हैं? देखो यहां भी 4 बॉन्ड, CCl4 में भी 4 बॉन्ड, और यहां भी 4 बॉन्ड। जबकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है?
4 यहां भी, 4 यहां भी, यहां भी कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। किसका बोल रहा हूं मैं, चर्चा कर रहा हूं कार्बन का। मैं किसका चर्चा कर रहा हूं, कार्बन का। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4। तो कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज वो बॉन्ड बनाने में कर रहा है। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो दूसरे पेन से लिखेंगे कैसा बॉन्ड, अरे यार, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसे हो जाएंगे, ये भी CCl4 भी कैसा होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। CO2 भी कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई सेंट्रल एटम, कोई केंद्रीय परमाणु अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का पूरा यूज अगर वो बॉन्ड बनाने में कर ले, तो हम लोग क्या नाम देंगे उसे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड दिखेंगे। कार्बन में सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 का इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने में कर रहा है। इसी कारण ये चारों को हम लोग, तीनों को मॉलिक्यूल का क्या नाम देंगे, किस श्रेणी में रखेंगे, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर। आया समझ में सब बच्चे को, कोई दिक्कत? देख लीजिए NH3 का, आप देख लीजिए, लग रहा है आप लोगों को डाउट कि सर NH3 कैसे, वो देखो N के पास कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 5, 1 2 3 4 5। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, 3। क्या अपना पूरा इलेक्ट्रॉन यूज किया बॉन्ड बनाने में, पूरा इलेक्ट्रॉन किया बॉन्ड बनाने में यूज नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन बच गया, बचे हुए इलेक्ट्रॉन के कारण, ये इसके कारण क्या हुआ, इसको तरीका है समझने का, ऐसे इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, बोलेंगे बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, लोन पेयर। जबकि इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर यानी बंधन बनाने वाला इलेक्ट्रॉन, बंधन बनाने वाला इलेक्ट्रॉन। बंधन बनाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर कहलाएगा। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयर है यानी जोड़ा में रखेंगे उसको, ठीक है। तो यह आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। यानी जहां आपको बचा हुआ दिख जाए वो मॉलिक्यूल को पोलर कर देना, और जहां उसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले उसको मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे हम लोग, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को चलते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। चलते इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जल्दी से समझते हैं। पहला ये मिलेंगे किस स्टेट में मिलेंगे, इन 3 स्टेट, इन 3 स्टेट। 3 स्टेट का मतलब क्या हो गया बताओ, 3 स्टेट का मतलब हो गया, 3 स्टेट का मतलब हो गया सॉलिड, इसको चेंज कर देते, दूसरे पेन से लिख देते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस फॉर्म को बोलेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आयंस नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, तो इनसॉल्युबल इन, मिस्टेक हो गया,
soluble in water, insoluble in वाटर, यानी जल में क्या होंगे ये अघुलनशील होंगे, जल में क्या होंगे ये अघुलनशील होंगे। लेकिन बट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड आर, इसको दूसरे पेन से लिखेंगे, आर soluble in aqueous solution। क्या ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे? तो बिल्कुल ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, चलिए सर, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में। 2 मिनट 4 मिनट का हम रिकैप, फिर उसका कुछ क्वेश्चंस आपको अपडेट करेंगे। कोवैलेंट पहले केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? दो एटम के बीच जो इंट्रैक्शन होता है, यानी दो एटम जो स्टेबिलिटी में नहीं होते हैं, यानी अनस्टेबल होते हैं, वो अनस्टेबल से स्टेबल आने के लिए आपस में इंट्रैक्ट करते हैं दो एटम, और इंट्रैक्ट करके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी मॉलिक्यूल बनाने के क्रम में चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस ट्रांसफर करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब कि वो आपस में दो चीज कर रहे होंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा नाम क्या देंगे उसको? मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको नाम क्या देंगे? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन मेटल करेगा? जिसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो लॉस करेगा। जिसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 6 और 7 होगा वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा नाम क्या देंगे? आयनिक बॉन्ड, या उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आया बात समझ में? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी वाटर में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन में है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स काफी क्लोज पैक होते हैं, उसमें वो गुड कंडक्टर नहीं हो सकते, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्लियर है? कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, शेयरिंग के लिए मैंने कंडीशन लिखाया था क्या होना चाहिए? अधातु होना चाहिए, जबकि ट्रांसफर के लिए एक धातु और दूसरा अधातु, यानी जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी दो अधातु के बीच जो बॉन्ड बनने जाएंगे उस बॉन्ड का नाम क्या देंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? दो कोवैलेंट बॉन्ड में अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, नाम क्या देंगे? सिंगल। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग डबल, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, नाम क्या दिया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। O2 में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, नाम दिया गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड। N2 में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, नाम क्या दिया गया? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था, जैसे CH4, CO2, NH3, H2O में कैसे बॉन्ड बन रहे थे। अगर साइड वाला एटम हाइड्रोजन हो और क्लोरीन हो तो कैसा बॉन्ड? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। साइड वाला एटम यानी किनारे वाला परमाणु अगर ऑक्सीजन है तो क्या नाम देंगे? कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। किनारे वाला परमाणु यानी साइड एटम अगर नाइट्रोजन है तो बॉन्ड कैसा बनेगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे CH4 में साइड एटम क्या दिख रहा था? हाइड्रोजन, तो कैसा बॉन्ड बना था वहां पे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। CO2 में साइड वाला एटम ऑक्सीजन, कैसा बॉन्ड बना? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते। CCl4 में साइड वाला एटम क्लोरीन, तो कैसा बॉन्ड बना? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल डबल ट्रिपल समझ में आ गया? अब हम लोग बॉन्ड को दो तरीके से, एक और तरीके से हम लोग टाइप पढ़ते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच, नॉन पोलर का हमने लाइन लिखा था सेम है। अगर नॉन मेटल सेम हो तो बॉन्ड कैसा बनेगा? नॉन पोलर। बॉन्ड अगर डिफरेंट एटम के बीच बन रहा है, यानी डिफरेंट नॉन मेटल के बीच बन रहा है, तो नाम देंगे पोलर। जैसे HF, HCl है ना, ये सब में कैसे बॉन्ड बनते हैं? पोलर कोवैलेंट, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों अलग अलग नॉन मेटल है, तो बॉन्ड कैसा बना? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जबकि O2, N2, Cl2 में दोनों का दोनों क्लोरीन, दोनों का दोनों O2, दोनों का दोनों N2 कैसा है? सेम नॉन मेटल है। कैसा बॉन्ड बनेगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। भाई पोल होता क्या है? पोल का मतलब पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, यानी दो चार्जेस। पॉजिटिव पोल कब आएगा? जिसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कम होगी। नेगेटिव पोल कब आएगा? जिसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी। मैंने ज़्यादा का लिस्ट लिखाया, फोनकल करना। फोनकल करने का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। फ्लोरीन ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन। अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो कंपाउंड कैसा बनेगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे HF में फ्लोरीन दिखा, HCl में क्लोरीन दिख रहा है, NH3 में नाइट्रोजन दिख रहा है और H2O में ऑक्सीजन दिख रहा है। ये सभी कंपाउंड कैसे हैं? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। मैंने कुछ अभी एक्सेप्शन भी बताया, जहां आपको दिखता तो वो पोलर है, अलग अलग एटम है,
पोलर होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, नॉन पोलर है। जैसे CH4, CCl4, CO2 दिखते तो है वो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन होते हैं नॉन पोलर। मैंने कंसेप्ट क्या लिखा, अगर वो अपने जितने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का पूरा यूज बॉन्ड बनाने में खपत कर दे तो उसे बोलेंगे हम लोग नॉन पोलर। आया बात समझ। CH4 में कार्बन ने कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, देखो पीछे जाओ, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का यूज पूरा का पूरा बॉन्ड बनाया, दैट मींस नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। Cl4 में 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन नॉन पोलर। CO2 में 4 बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड 4 को इलेक्ट्रॉन भी होता है, यानी पूरा का पूरा यूज बॉन्ड बनाने में कर लिया, यानी दैट मींस सभी के सभी कैसे है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज आया, 3 स्टेट में मिलते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, कम होंगे, लो होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, बट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल होगा, जबकि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, इससे आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, प्रीवियस एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए तो, which among the following is not an example of covalent bond। ठीक है, देखिए NH3 में और CH4 में HF में आपको क्या दिख रहा है, NH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड। CF4 में कार्बन क्या है, नॉन मेटल। भाई अगर नहीं हमें पता है कि मेटल नॉन मेटल है तो बोलने तो आता है ना, C4 कार्बन F4 फ्लोरीन, क्या अम बोल पाते हो, नहीं बोल पाते हो, लेकिन तुम वही कैल्शियम बोलो अमारा है, दैट मींस मेटल है वो। चलो, और HF H4 हाइड्रोजन F4 फ्लोरीन, दोनों का दोनों नॉन मेटल, जहां नॉन मेटल दिख जाए बॉन्ड कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इन तीनों में कैसा बॉन्ड बन रहा है हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब तुम LiF बोलोगे तो Li4 लिथियम अम आया, और F4 फ्लोरीन, यानी एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, यानी आयन बना यानी कैसा हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। तो इसमें से कौन कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, Li, यानी यहां कैसा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। टिक मार दो इसको, इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, इरेज करते हैं यहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम अंडरगो बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू, किसके लिए वो करता है, स्टेबिलिटी अटेन मींस होता है प्राप्त करना, क्या स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए करता है, क्या स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए करता है, या स्टेबिलिटी खोने के लिए करता है। लूज बने होता है खोना, लूज बने खोना, तो ऐसा बात नहीं है, लूज करने के लिए तो नहीं करता होगा एटम। दूसरा क्या है, मूव फ्रीली, क्या घूमने के लिए करता है, फ्रीली घूमने के लिए करता है, या इंक्रीज यानी एनर्जी बढ़ाने के लिए करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी चीज़ों क्या है, गलत है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अटेन स्टेबिलिटी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्ट लाइन। ओ, इससे पहले वाले जो हम पढ़ाए थे, देखिए सब, इससे पहले वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये जो लिखाया गया था कुछ फॉर्मूला, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्ट लाइम, इसमें से कौन सिलेक्ट लाइम है, तो मैंने क्या लिखाया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सिलेक्ट लाइम है, या इसी को हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग सोडा किसका फॉर्मूला है, तो मैंने बोला था सोडियम बाई यानी बाई मैंने खाना बनाने, सोडियम बाई कार्बोनेट, कहाँ बाई दिख रहा है, NaHCO3 में, आंसर इज 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, लाइम स्टोन का फॉर्मूला CaCO3, चौक का फॉर्मूला CaCO3, मार्बल का फॉर्मूला CaCO3, यानी लाइम वाटर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं है, यानी आंसर इज लाइम वाटर, आंसर इज लाइम वाटर। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, पूरा लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। जो भी मैंने जितना भी आप लोगों को बताया ये आप लोगों के लिए एनफ है, ठीक है। अगले फिर हम लोग फिर
लेक्चर में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। बाय।